हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड एसएसटी विषय से प्रथम प्रयास में आपका सिलेक्शन कैसे हो। जिन विद्यार्थियों का अभी हाल ही में क्या हुआ है, जैसे बीएड कंप्लीट हुआ है या उनका कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है, जिसके लिए वो सेकंड ग्रेड के लिए क्या हुए, एलिजिबल हुए हैं। दोस्तों, इसमें देखिएगा बहुत सारे विषय हैं। जैसा कि मैं कहूं कि लगभग 8 विषयों को आपको पढ़ना है। पेपर फर्स्ट की तो बात अलग है, केवल भी मैं सेकंड पेपर की यहाँ पे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले एक बार तो हम सिलेबस को देखते हैं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में एसएसटी के सिलेबस के कौन से बिंदु हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि बिंदुओं को हम किस प्रकार से कट करें, यानी कि उनको शॉर्ट में कैसे बनाएं। क्योंकि जब तक आप लोग उनको शॉर्ट में नहीं बनाओगे तब तक आप लोग सिलेक्शन के करीब नहीं पहुंच सकते हैं। जो विद्यार्थी आपसे पहले यानी कि 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं तो उनके पास में एक अनुभव होता है। वो अनुभव आप लोगों के साथ में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों के पास में अनुभव नहीं है तो फिर इसका मतलब आप लोग भी उनकी तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट देते रहेंगे। लेकिन आप अगर इस रणनीति के साथ में अगर काम करते हैं तो मैं मानता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हो सकता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों, मेरा हाल ही में भूगोल विषय से सिलेक्शन हुआ है और फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है। तो हमने कैसे तैयारी की इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा, और आप लोग कैसे पढ़े इसके ऊपर भी हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और मैंने भी सेकंड ग्रेड जो है लगभग 3 बार दिया होगा, और मैं एवरेज जो लास्ट जो रह जाता था, यानी कि 2 गुणा में पास हो जाता था और 1 गुणा में क्या हो जाता था, रह जाता था। उसका रीजन क्या था मैं आपको बताने वाला हूं। तो उसकी सही रणनीति न होना एक सबसे बड़ा कमी का विषय रहा, और आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा, एक मैंने सिलेबस को यहां पे रखा है। एसएसटी सब्जेक्ट हमारे कितने होने वाले हैं, टोटल 8 होने वाले हैं, और इनकी क्वेश्चनों की संख्या मैंने आपको यहां पे लिख दी है। जो ज्योग्राफी होगा उसमें राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड के लगभग 17 से 18% आने वाले हैं। 17 से 20% आने वाले हैं। तो एवरेज हम यह मान लेते हैं कि यहाँ पे 17 से और 20 के बीच में क्या आने वाले हैं, प्रश्न आने वाले हैं। हिस्ट्री की बात करें जिसमें इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों को मिला करके यहाँ पे 20 और 17 के बीच में अक्सर क्या आ जाते हैं, प्रश्न आ जाते हैं। दूसरा, पॉलिटी विषय की बात करें तो 17 से 20 के बीच में है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 17 से 20 में है। फिलोसॉफी यानी कि दर्शन शास्त्र की बात करें तो 17 से 18 के बीच में आते हैं। और सोशियोलॉजी की बात करें तो 17 से 18 आते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 17 से 18। और टीचिंग मेथड का मतलब शिक्षण विधियां, इसमें शिक्षण विधियों का अपना एक अलग रोल होता है, वो 20 अंक के आसपास होता है। तो टोटल अगर आपके बात करें यहाँ पे, टोटल जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। और 150 तो आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो होगा वो कितने मार्क्स का होता है, टोटल ये 300 मार्क्स का होता है। अब ये भी पता होना चाहिए कि आपको 300 में से आपके कितने मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इन सभी, देखो ये एक अपने आप में आर्ट्स वाले विषयों के लिए बहुत बड़ा सिलेबस बन जाता है, बहुत लेंथी सिलेबस है। पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जितने आरएस में हैं उतने सब्जेक्ट्स। तो यहां पर आपके अंक अगर 250 के आसपास आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 101% है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्योंकि 250 नंबर तब आता है तब आपका सिलेक्शन यहाँ पे प्योर रूप से, यानी कि क्या हो जाता है, 101% सिलेक्शन के चांसेस पूरे पूरे बन जाते हैं। एक बात तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान में रखनी है। दूसरी, अगर चर्चा की यहाँ पे बात की जाए, इसमें 250 अंक लाने का कैसे प्रयास करें, किस रणनीति के साथ में 250 अंक लेके आएंगे। तो एक बार मैं आपको सिलेबस के बिंदुओं पे लेके चलता हूं, क्योंकि आपको एक बार सिलेबस को मैं समराइज करवाता हूं। क्योंकि विदाउट सिलेबस के आप पढ़ रहे हैं। ये मैंने आरपीएससी की साइट निकाली है, देखिएगा यहां से आरपीएससी की साइट पे गए, ठीक है, और यहां से हमने सिलेबस को निकाला है। और देखिएगा ये रहा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर, और सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन दी पोस्ट ऑफ सेकंड ग्रेड टीचर, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, पेपर थर्ड, सोशल साइंस, यानी कि क्या हो जाएगा आपके, सोशल साइंस का मतलब सामाजिक विज्ञान हो जाएगा। और सामाजिक विज्ञान की अगर यहाँ पे बात करें, सबसे पहले आपके सिलेबस में यहाँ पे लिखा हुआ हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। किसकी बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे। देखो भाई, यहां हिस्ट्री में आपके कौन कौन से बिंदु हैं, एक बार इनके ऊपर आप चर्चा करते हैं। देखो भाई, हिस्ट्री में आपके कौन कौन से हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिएगा, ओके, तो यहां पे हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसमें टाउन प्लान, सोशल, रिलीजियन एंड इकोनॉमिक लाइफ है। वैदिक सभ्यता में है सोशल एंड रिलीजियन लाइफ, यानी कि सामाजिक और उनकी धार्मिक जीवन के बारे में है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यानी कि बुद्ध और जैन, केसेस ऑफ राइजिंग एंड
टेक्निक्स, यानी कि बुद्ध और जैन धर्म के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद में है आपको मौर्य जो काल है ना, उसमें सोर्सेज, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फीचर्स पढ़ने हैं। यानी कि मौर्य काल के आपको क्या पढ़ना है, मौर्य काल को आपको पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक और प्रशासनिक जो फीचर्स हैं, है ना, उन्हीं को पढ़ना है। दूसरा यहाँ पे बात करेंगे पोस्ट मौर्य आर्ट, यानी कि मौर्यों के साथ या मौर्यों के पहले जो कला यहाँ पे विद्यमान थी उसके बारे में क्या करना है, वो पढ़ना है। ओके, इसके बाद में हम पढ़ेंगे गुप्ताज यानी गुप्त काल के बारे में, पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ रूलर्स, ग्रोथ ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। इसमें क्या होगा, गुप्त काल की राजनीतिक प्राप्तियां, वहां के नियम और उनके विकास, और विकास के साथ में यानी आर्ट यानी कि क्या, कला, लिटरेचर यानी साहित्य, और क्या है, विज्ञान। यानी कि गुप्त काल का आपको साहित्य, कला, विज्ञान और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था को देखना है। दूसरा है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, यानी कि भक्ति काल और सूफी जो संत हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ओके, भक्ति और सूफी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में आपको मुगलों के बारे में, मुगल पीरियड के बारे में पढ़ना है। मुगल पीरियड में आपको क्या पढ़ना है, 1526 से 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक, बाबर के आगमन से लेकर के औरंगजेब की मृत्यु तक इसके क्या की फीचर्स हैं, इसके प्रशासन की क्या विशेषताएं रही हैं, और मुगल काल का कला और आर्किटेक्चर यानी कि स्थापत्य कला, आर्ट यानी कला हो गया है, आर्किटेक्चर यानी कि हो गया स्थापत्य कला पढ़ना है ना। हिंदी में भी आप समझते रहना क्योंकि आपको हिंदी में सिलेबस मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ओके। तो इसके बाद में है शिवाजी का पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स, यानी कि शिवाजी के कार्यकाल के दौरान जो भी घटनाएं घटी जिसमें पॉलिटिकल घटनाएं हो गई है और उसकी प्रशासनिक जो अचीवमेंट्स उन्होंने प्राप्तियां हैं, शिवाजी के काल की क्या हो गई है, प्रशासनिक प्राप्तियां हो गई हैं। इसके बाद में है नेशनल मूवमेंट्स इन 9th और 12th सेंचुरी, भारत के यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन, कब के राष्ट्रीय आंदोलन आपको 9 और 20 यानी कि 19वीं और 20वीं सदी के आपको क्या पढ़ने हैं, आंदोलन पढ़ने हैं। राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें धार्मिक आंदोलन हो गया, राजनीतिक आंदोलन हो गया, आजादी आंदोलन हो गए हैं, बहुत सारे आंदोलन है, जैसे रेवोल्यूशन ऑफ 1857 का केसेज नेचर एंड मैन इवेंट्स, 1857 की क्रांति को लेकर के कौन सी घटनाएं घटी हैं, मेजर रीजंस क्या थे, कौन सी घटना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये पढ़ने हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अर्ली फेज और मॉडरेटेज एंड एंटरमिस्टेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के आगमन से लेकर के उनका क्या योगदान रहा है भारत की राजनीति में, उसको पढ़ना है। जैसे हमने पढ़ा था प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, ये वाला। इसके बाद में मास मूवमेंट्स ऑफ गांधीज, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसबीडेंस एंड क्विट इंडिया, यानी कि महात्मा गांधी का जो क्या बोलते हैं असहयोग आंदोलन हो गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया है। ये तो हो गया कौन सा, नॉन कॉर्पोरेशन यानी कि असहयोग, और ये हो गया है कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और एक हो गया क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। यानी कि महात्मा गांधी के जो काल के बड़े आंदोलन हैं उनको पढ़ना है। इसके बाद में आगे बात करें भाई, देखिएगा इसके बाद में बात करते हैं रेवोल्यूटरी मोमेंट्स और 20वीं सेंचुरी के इंडिया के। देखिएगा कौन से फर्स्ट पेज में 1905 से लेकर के 1914 तक का जो फर्स्ट पेज क्या रहा है, सेकंड पेज 1924 से 1930 का क्या रहा है, INA इंडियन नेशनल वो क्या नाम है, आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमें पढ़ना है। यानी कि इसका जो चौथा बिंदु है नेशनल मूवमेंट का, वो है सुभाष चंद्र बोस को फोकस किया गया है। इसके बाद में और चर्चा करते हैं। देखिएगा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इन मॉडर्न वर्ल्ड, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन रशियन रेवोल्यूशन। आपको यहाँ पे वर्ड हिस्ट्री थोड़ा सा पूछता है, वर्ड हिस्ट्री से अक्सर लगभग 5% हमारे से पूछ लेता है। मेरा मानना यह है कि तकरीबन हमारे को 15 क्वेश्चन तो पूछता है, कहां से, 15 क्वेश्चन तो हमारे को पूछ लेता है कहां से, इंडियन हिस्ट्री से पूछ लेता है।
और इसके बाद में आपको वर्ड हिस्ट्री से कितना पूछता है भाई, तो वर्ड हिस्ट्री से आपको क्या पूछेगा, तो वर्ड हिस्ट्री से आपको पूछ रहा है लगभग 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें आपको पॉलिटिकल मुद्दे पढ़ने हैं, किसके, अमेरिकन जो स्वतंत्रता है उसके बारे में। दूसरा है कौन सा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच क्रांति के बारे में, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति, और एक रशियन क्रांति, रूस की क्रांति के बारे में। अमेरिका, फ्रांस और रूस, इन तीनों देशों की क्रांतियों की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो पढ़ना है। और अक्सर यहां से हर बार प्रश्न आता है और फैक्चुअल प्रश्न आता है, सीधा फैक्ट पूछता है, कभी तारीख पूछ लेता है, कभी कोई घटना पूछ लेता है, कभी किसी नेता का नाम पूछ लेता है, ठीक है। तो ये वाला जो मुद्दा है, और इसके लिए अगर बुक की बात करें, यहां पे देखो बहुत अच्छी बात कर लेंगे बुक की, क्योंकि बुक के बिना इसका कुछ लेना देना नहीं होने वाला है, क्योंकि बुक का बहुत अच्छा रोल यहाँ पे होता है। देखिएगा यहाँ पे मेरा जो मानना है, एक नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, नाथ पब्लिकेशन की, अगर आप अलग अलग बुकें ले रहे हैं तो नाथ पब्लिकेशन की जो हिस्ट्री की बुक आती है, सबसे बेस्ट बुक आती है भाई, ध्यान रखना यहाँ पे, नाथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है, अगर आपको अलग अलग 8 किताबें लेनी है तो मैं आपको एक भी बता दूंगा, लेकिन आपको देखो सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, आपको लेना पड़ेगा। और आप कहें कि सर मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ूं, RS, इसमें हटाने का नहीं होगा सही, चलो मैं इसको काट देता हूं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु मैंने ये देखा है कि आप यहां पर समय खराब न करें, यहां पर समय खराब न करें, क्योंकि इन किताबों का यहां पे आराम से संकलन किया गया है। इन किताबों को आधार मानकर ही ये क्या निकाली गई, बुक्स निकाली गई है। तो आप इसके लिए अकेली ये किताब लेना बहुत जरूरी है। और इसका जो आपको क्या लेना है, इसके अलावा आपको एमसीक्यू की अगर बात की जाए, एमसीक्यू तो लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी बेस्ट बुक रहेगी एमसीक्यू के लिए। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु के ऊपर, यानी कि इसके बाद में आता है आपके ज्योग्राफी। अब देखो ज्योग्राफी को लेकर के यहां पे हम बात करने वाले हैं। ओके, लो जी, ज्योग्राफी की बात करेंगे यहां पे, मोशंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियां, है ना, पृथ्वी की गतियां एंड दियर इफेक्ट्स, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। यहां पे पृथ्वी की गतियां हमें पढ़ना है और उसके क्या प्रभाव हैं, जैसे हमने पढ़ा है परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में, ठीक है। और लैटिट्यूड यानी अक्षांश, और ये हो गया लॉन्ग लैटिट्यूड यानी कि क्या हो जाएगा, देशांतर। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अक्षांश, देशांतर और पृथ्वी की गतियां। इसके बाद में है इंटीरियर अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ऑरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, यानी कि उत्पत्ति, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, जैसे हम पढ़ते हैं वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। अर्थक्वेक, भूकंप हो गया है, और वोल्केनो यानी ज्वालामुखी हो गया है, और एक हो गया सुनामी। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, ज्वालामुखी, और एक क्या हो जाएगा आपके, सुनामी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपकी ज्योग्राफी का। इसके बाद में है एटमॉस्फेयर, जिसमें कॉम्पोजिशन यानी कि वायुमंडल का संगठन, इंसोलेशन यानी कि ताप, कौन सा ताप, सूर्योताप, सूर्योताप, प्रेशर बेल्ट्स, वायुदाब की पेटियां, विंड्स यानी हवाएं, और प्रिक्सेप्शन यानी कि इनकी वायुदाब की पेटियों की सर्कुलेशन वाला जो है वो चैप्टर आपको पढ़ना है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे वायुमंडल का संगठन, सूर्यताप, प्रेशर यानी कि वायुदाब पेटियां, और विंड और प्रिक्सेप्शन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में है ओशियन करंट्स, टाइड्स यानी कि समुद्री धाराएं, गर्म और ठंडी जल धाराएं हम पढ़ते हैं। टाइड्स का मतलब हो जाएगा क्या आपके, टाइड्स का मतलब हो जाएगा आपके ज्वार भाटा, और कोरल रीफ्स यानी कि आप जो पढ़ते हैं प्रवाल भित्ति, जैसे हम पढ़ते हैं प्रवाल भित्ति, हमारा जो लक्षद्वीप समूह है वो प्रवाल भित्ति का है, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ हो गया है ना, ये वाले पढ़ने हैं। इसके बाद में आ जाओ आप सीधा इंडियन ज्योग्राफी पे आ जाओ। लगभग 10% के आसपास, 10% के आसपास किसके आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के आते हैं, और 10% आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के आसपास। 10 का 11 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर 10 होंगे, 10 के आसपास चलता है ना, प्लस माइनस चलता रहता है। भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ना है, भारत की जलवायु पढ़ना है, भारत की मृदा पढ़नी है, नेचुरल यानी कि भारत की वनस्पति पढ़नी है, प्राकृतिक वनस्पति पढ़नी है, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पढ़नी है, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है, अपवाह तंत्र यानी नदियां पढ़ना है,
टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार पढ़ने हैं। इसके अलावा मेजर क्रॉप्स यानी कि प्रमुख फसलें पढ़नी है, मेजर क्रॉप्स यानी प्रमुख फसलें पढ़नी है। इंडस्ट्रीज एंड पॉपुलेशन, भारत के उद्योग और भारत की जनसंख्या के बारे में आपको पढ़ना है। इसके साथ में आपके आता है फिर राजस्थान का भूगोल। अब देखो राजस्थान का भूगोल आपके कहां पर भी है, पेपर फर्स्ट में भी है। तो मैं तो ये मानता हूं जो एसएसटी विषय की तैयारी करते हैं उनका फर्स्ट पेपर तो लगभग सेकंड पेपर और दोनों को मिलाकर के कुछ बिंदु यानी कि मैं तो ये मान लूं 50% सिलेबस तो आपका सेम है, एज इट इज है, कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। राजस्थान का भौतिक स्वरूप है, राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान की मृदा है, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति है, राजस्थान की नदियां हैं, राजस्थान की कृषि है, राजस्थान के खनिज संसाधन है, राजस्थान के उद्योग और राजस्थान की जनसंख्या है, और डिस्ट्रिफिकेशन और राजस्थान का जो वर्गीकरण है उसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि देखिएगा ज्योग्राफी में लगभग आपको तीनों पार्ट पढ़ने हैं। वर्ड वाला भी पढ़ना है, वर्ड का मतलब हो जाएगा भौतिक भूगोल हो गया है, जलवायु भूगोल हो गया है और ओशियनोग्राफी हो गया है। तो ये तीन चीजें यहां पे ज्यादा है, वर्ड, इंडिया और राजस्थान, है ना। ये तीनों के तीनों आपको क्या कर लेने, पढ़ लेने। ओके भाई, कोई समस्या नहीं होगी यहां तक। अगला बात करेंगे अगले बिंदु को लेकर के हम, चलो ज्योग्राफी के बाद में हम बात करेंगे सीधा इकोनॉमिक्स पे। देखिएगा भाई बहुत ही प्यारा विषय है, लेकिन यहां पे जब प्रश्न आते हैं तो भैया बहुत हालत खराब कर देते हैं। इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है, मतलब कि ये सिलेक्शन वाला विषय है। मैंने कहा 18 से 20 प्रश्न आते हैं और अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट के 10 प्लस प्रश्न भी ठीक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये सबसे हार्ड विषय होता है किनके लिए, ये आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए एक अपने आप में बड़ा पेचीदा विषय बन जाता है। क्यों बन जाता है, वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को तो आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन यहां पे इकोनॉमिक्स का जो आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट नहीं रहा है तो थोड़ी सी आपको दुविधा में डाल देता है यहां पर ये। तो इसमें क्या क्या है, नेशनल इनकम है और कंजम्पशन और फंक्शन और इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, और इसके बाद में मुद्रा की जो विशेषताएं हैं, राष्ट्रीय आय हो जाएगी, इसमें मुद्रा की प्रकार और विशेषताएं हो जाएगी और मुद्रास्फीति हो जाएगी। ओके, इसके बाद में है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि सामान्य अवधारणाएं किस किस की, आपूर्ति और सप्लाई की, मांग और आपूर्ति, इलास्टिक एंड कंज्यूमर एक्विलिब्रियम, यानी कि इसके बाद में आता है प्रस्तुतता और ग्राहक की जो विशेषताएं हैं वो पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद में है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक, मीन, मीडियन, मूड, कंसेप्ट। अब देखिएगा माध्यमिका, माध्य और बहुलक जैसे यानी कि मैथमेटिक्स प्रश्न भी यहाँ पे हैं, है ना, उनके कंसेप्ट और डिफिसिट आपको निकालना यहाँ पे होता है। इसके बाद में बजट आपको मेजरमेंट यानी कि मनी की मात्रा है, सप्लाई है आपूर्ति यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, क्रेडिट करेक्शन एंड मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। देखिएगा ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट बेस्ड है, यानी कि जीके के विषय नहीं है, ये सब्जेक्ट बेस्ड है और यहाँ पे केवल कंसेप्ट वाइज पढ़ना आपको। फैक्ट बहुत कम पूछता है, सीधा क्या पूछता है आपको, कंसेप्ट यहाँ से पूछता है। इसके बाद में है गरीबी, बेरोजगारी, ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब हो गया है मानव विकास, जैसे HDI हो गया, PQLI हो गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और इसके बाद में है ग्रीन अकाउंटिंग हो गया है और नीति आयोग हो गया है। तो यहां पर देखिएगा बहुत सारे विषय नहीं है, यानी कि बहुत सारे टॉपिक नहीं है, 4 ही बिंदु हैं, लेकिन 4 बिंदुओं को आपको कंसेप्ट से पढ़ना है, कंसेप्ट से ही पढ़ना है मेरे भाई, ध्यान रखना, अन्यथा आप लोग यहां धोखा खा सकते हैं और ये धोखा आपको बार बार मौका नहीं देगा, क्योंकि जल्द ही 2024 में फिर से वैकेंसी आने वाली है ना, 2024 में वैकेंसी आने वाली है, इसलिए आपको ये बहुत जानना जरूरी है। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु यानी कि नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस। बहुत प्यारा विषय है, लेकिन प्रश्न ऐसे आते हैं घुमा के रख देते हैं भाई, ऐसे प्रश्न आते हैं घुमा के रख देते हैं। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव, यानी कि परंपरागत और आधुनिक अवधारणाएं, किसके बारे में, पॉलिटिकल साइंस। मीनिंग यानी कि अर्थ, प्रकृति, स्कोप यानी क्षेत्र,
और अप्रोचेज यानी कि इसकी क्या विशेषताएं, क्या प्रकृति है पॉलिटिकल साइंस की, कौन से मामले में परंपरागत और आधुनिक पर्सपेक्टिव क्या है, नजरिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है पॉलिटिकल साइंस का। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फंडामेंटल का मतलब हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस के फंडामेंटल कुछ कंसेप्ट है, कुछ मूलभूत अवधारणाएं चलती है। कौन कौन सी, जैसे राज्य क्या है, संप्रभुता क्या है, अधिकार क्या है, स्वतंत्रता क्या है और समानता क्या है। जैसे हमने कहा पढ़ा था ये, ऐसे हम कहां पर पढ़ते हैं, ऐसे शब्द हम पढ़ते हैं भारत की कहां पर, प्रस्तावना में। राज्य, संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता और समानता, ये क्या है, कहां से लिए गए हैं और स्वतंत्रता और इन सभी तथ्यों की जानकारी हमें लेनी है। दूसरा है, इसके अलावा देखिए और है यहाँ पे, जस्टिस यानी न्याय है, पावर यानी शक्ति, ऑथोरिटी यानी क्या होता है, अधिकरण होता है, और लेजिटेंसी का मतलब होता है आपके प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये सभी के सभी तत्व, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये आपके तत्व जो अवधारणाएं हैं, ये आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। इसके बाद में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो कौन सा हो गया है, ओरिजिनल सब्जेक्ट हो गया आपके, सब्जेक्टिव पॉलिटी, दो बिंदु। तो तीसरा बिंदु है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान को लेकर के है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान निर्माण। साइलेंट फीचर यानी कि इसके बहुत अच्छे जो इसके तत्व हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, यानी कि मौलिक अधिकार हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक तत्व हैं। और अमेंडमेंट प्रोड्यूसर है यानी कि आपके संविधान संशोधन है। मेजर और अमेंडमेंट्स है, मेजर आपके अमेंडमेंट्स हैं। यूनियन संघ है, स्टेट राज्य है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकारों के बारे में, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव यानी कि एग्जीक्यूटिव, इसमें क्या होगा आपके विधान परिषद और विधानसभा के बारे में आपको पूछ रहा है, ठीक है। और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के बारे में आपसे यहां पे पूछ रहा है, लोकल गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के बारे में। और इसके बाद में ये तो हो गया इंडियन पॉलिटी। इसके बाद में है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति, रिलेशंस और विथ नेगोवियस और स्टेट्स, यानी कि भारत का विदेशों के साथ में कैसे संबंध और रिलेशंस हमारे बने हुए हैं। एक और टॉपिक बच जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी वर्ल्ड पॉलिटी को लेकर के, यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन, मेजर ऑर्गन्स एंड इट्स रोल इन प्रेजेंट सेनेरियो, यानी कि यूएनओ का वर्तमान में क्या योगदान है, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसकी भूमिका है, ये सभी तथ्य आपको पढ़ने हैं। देखिएगा बहुत लेंथी विषय बनता जा रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन ध्यान रखना इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इन सब के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं। इनको कट टू कट पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको एक एक बुक का नाम बताने वाला हूं। सोशियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सोशियोलॉजी मतलब समाज शास्त्र के बारे में। अब देखो समाज शास्त्र जो है, आर्ट्स के बहुत कम विद्यार्थी समाज शास्त्र पढ़ते हैं। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो ये पॉलिटी का ही एक विषय अपने आप में, ठीक है। इसकी मीनिंग यानी अर्थ, नेचर, इसकी प्रकृति, पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का दृष्टिकोण क्या है, बेसिक कंसेप्ट, इसकी बेसिक अवधारणाएं क्या है, सोसाइटी क्या है यानी समाज क्या है, सोशल समूह ग्रुप क्या है, सामाजिक समूह क्या है, स्टेटस यानी स्थिति क्या है, रोल यानी भूमिका, सोशल चेंजेस सामाजिक परिवर्तन क्या होने वाले हैं आपके, कास्ट एंड क्लास यानी कि इसमें क्या हो गया जाति और वर्ग, जाति वर्ग का मीनिंग और इनकी फीचर यानी विशेषताएं, चेंज इन कास्ट एंड क्लास यानी कि इसमें परिवर्तन कैसे आ रहा है, जाति और वर्ग में आधुनिकीकरण किस प्रकार से आया है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, पश्चिमीकरण हो गया है, सांस्कृतिकरण हो गया, आधुनिकीकरण हो गया है, वो क्या परिवर्तन चल रहा है। करंट सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक समस्याएं क्या है, कास्टिज्म जातिवाद और कम्युनिज्म संप्रदायवाद क्या है, पावर्टी गरीबी, गरीबी की अवधारणा, करप्शन भ्रष्टाचार और एड्स, है ना। इसके बाद में है कंसेप्ट ऑफ वर्ना, इसमें आएगा कंसेप्ट ऑफ वर्ना, इसमें का मतलब हो जाएगा जो वर्ण है हमारे, वर्ण 4 वर्ण है ना, वो आश्रम, आश्रम हमारे जैसे 4 आश्रम पढ़ते हैं वो, धर्म, धर्म क्या है और पुरुषार्थ क्या है, मैरिज और फैमिली यानी कि विवाह और फैमिली का मतलब हो गया परिवार, विवाह और परिवार के स्टेटस क्या है। दोस्तों ये किताब मैंने भी लिखी थी एक पब्लिकेशन से, मैं आपको भी थोड़ा नाम नहीं बताऊंगा, मैंने इस पब्लिकेशन में, ये राजस्थान में मेरी बहुत अच्छी किताब चलती है, अगर आपने कभी मार्केट में देखा हो सोशियोलॉजी किताब,
तो ये चेहरा आपको दिखाई दे जाएगा, विथ फोटो के साथ में है, और मैं नाम भी बताऊंगा तो अभी आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब हमने लिख दिया है, अब हम थोड़ा सा अलग प्रकार से काम करें, अभी हमारी थोड़ी रणनीति चेंज हो गई है, ठीक है। ओके, इसके बाद में आओ भाई किसके ऊपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आओ। मैंने कहा आपसे अगर प्रश्नों की संख्या की बात की जाए, प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो वही 18 से 20 के बीच में प्रश्न आते हैं, लेकिन कभी 17 भी हो जाते हैं, कभी 18, कभी 19, तो एवरेज ये आंकड़ा रहता है इनका ना, एवरेज ये आंकड़ा रहता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया है लोक प्रशासन। क्या हो जाएगा, लोक प्रशासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोक प्रशासन हो जाएगा। इसमें भी मीनिंग है, प्रकृति है, स्कोप क्षेत्र है, सिग्निफिकेंस है, इवोल्यूशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रकृति, स्कोप, क्षेत्र और उसकी विशेषता, उसकी भूमिका, है ना। थ्योरीज एंड प्रिंसिपल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांत क्या है और इसके नीतियां क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन व्यवहार यानी कि प्रशासनिक व्यवहार क्या है। डिस्कस मेकिंग यानी कि निर्णय क्या होता है। लीडरशिप, नेता जो होता है वो क्या होता है। कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशंस यानी कि संचार और उसके लिए अभिप्रेरणा क्या है। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स हो जाएगा इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू फर्स्ट एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कम्युनिकेशन कमीशंस, ठीक है। इसके बाद में है रेडल्स ऑफ सिटीजन्स और ग्रीवेंस, लोकपाल हो गया है, लोकायुक्त हो गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई हो गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जब ये विषयों में नहीं होता है तो बड़ी समस्या का प्रश्न यहाँ पे बन जाता है। ओके, इसके बाद में आपके अगला विषय होता है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी भी मैंने बहुत पढ़ा है अच्छे से, मेरे से बहुत सारे विद्यार्थियों ने फिलोसॉफी पढ़ा है और बहुत अच्छे संस्था में मैंने फिलोसॉफी पढ़ाया है, बुक भी हमारी आती है इसकी। लेकिन अभी बुक की बात तो करेंगे नहीं, मैं तो आपको केवल ऑथेंटिक बुकें बताऊंगा कौन सी पढ़नी है। फिलोसॉफी यानी कि दर्शन शास्त्र की बात करने वाले हैं। अब देखो दर्शन शास्त्र अपने आप के लिए नया विषय है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी नया नहीं मानता। ये हिस्ट्री का एक पार्ट है लगभग, ये पूरा का पूरा हिस्ट्री बेस्ड विषय है। देखिएगा जैसे बेसिक फिलोसॉफी ऑफ वेदास एंड उपनिषद हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पे फिलोसॉफी में उसके दर्शन शास्त्र से रिलेटेड है। इसमें है निष्काम कर्म, गीता वाला, एथिकल प्रेसेप्ट्स, कंसेप्ट्स, जैनिज्म, बुद्धिज्म और गांधी जी के बारे में है, यानी कि गांधी अवधारणा क्या थी। इसके बाद में सोक्रेट यानी कि सुकरात विधि क्या थी और कार्टियन मेथड क्या था, जो कार्टियन मेथड एक जो दार्शनिक हुए उनके बारे में है। ओके, और इसके बाद में कार्टियन को कांट भी बोलते हैं, कांत या कांट बोलते हैं ना, कांट। इसके बाद में है हीडोज्म, हीनोथिज्म क्या है और यूटिलिटरिज्म क्या है, कांटियन एथिक्स, फ्रीडम और विल यानी कि फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, इच्छा की थ्योरीज और पनिशमेंट यानी कि दंड की अवधारणा क्या है। फिलोसॉफी में देखिए बहुत छोटा सिलेबस है और बहुत अच्छे टॉपिक है जिनको आप आराम से, इसमें से आप बट्टे में से बट्टे नंबर ला सकते हैं, 17 में से 17 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा विषय है, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक बार दो बार पढ़ लो, तो मैं कह रहा हूं 2 बार अगर आप इसको ढंग से पढ़ लो, मात्र 2 बार, एक बार इसका वीडियो देख लो, एक बार इसकी आप थ्योरी पढ़ लो, मैं मानता हूं, और आप सेल्फ भी कर रहे हैं तो आप निकाल लोगे आराम से। ये बहुत अच्छे, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड रहने वाला है। और ये आ गया आपका लास्ट यानी कि टीचिंग मेथड के बारे में आ गया है। टीचिंग मेथड का मतलब हो गया शिक्षण विधियां आपके। तो शिक्षण विधियां आप जो साइकोलॉजी में पढ़ते हैं इसे थोड़ा सा हटके आपको पढ़ना है। अगर आपने रीड फर्स्ट ग्रेड पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपके टीचिंग मेथड में ज्यादा इंपॉर्टेंस किसके होते हैं। कंसेप्ट, नेचर, स्कोप, सोशल साइंस, जनरल, स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होती है, टीचिंग सोशल साइंस क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन एंड इट्स टाइप एंड कंटेक्स्ट of relationship with other school subjects, method and techniques and social science teaching, project, problem solving, social reaction, field trips and brainstorming। इसके बाद में है इंडस्ट्रियल स्पोर्ट, मटेरियल, ऑडियो, विजुअल, वीडियो, विजुअल मटेरियल इन स्कूल साइंस टीचिंग मेथड, क्वालिटीज एंड रोल of social studies of teacher, concept and principle of curriculum, national curriculum और framework 2005 और reference to social science, planning of teaching unit and daily lesson plan, tools and techniques and evaluation, various types and question, essay type, short types,
ठीक है, एक और इसके बाद में लास्ट बिंदु और देख लेते हैं, फिर अपन इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद में है टूल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूप्रिंट एंड प्रिपरेशन एंड अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि आपको शिक्षण विधियों में आपको जो यंत्र है, पढ़ने के पढ़ाने के तरीके हैं, ब्लूम पद्धति क्या है, अने सारे के सारे आपको जो आपने पढ़े साइकोलॉजी के विषयों के बारे में, ट्रीट में आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से क्या होगी, जानकारी होगी। अगली बात करेंगे इसके ऊपर, लास्ट पेज में देख लेते हैं क्या है। शायद स्कीम होने वाली है आपके 300 मार्क्स का है और 2 आवर 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा। और इसकी बात करें तो 150 आपके क्वेश्चन होंगे और अब की बार 5वां ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर मैं सीधा आपको ले आता हूं कि हमें इस पहले प्रयास में कैसे निकालें। तो इसके लिए देखो बहुत अच्छी रणनीति को लेकर के मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। देखो सबसे पहले जब आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास में बुक आपके पास में होनी चाहिए कि हम कौन सी बुकें पढ़े। तो देखो भाई, ज्योग्राफी के लिए मैं आपको एक बुक बताने वाला हूं महेश बर्णवाल की। महेश बर्णवाल की किताब आती है जो एनसीईआरटी सार की किताब होती है, महेश बर्णवाल सर की आती है, जिसमें आपको इंडिया वर्ड जो है, राजस्थान तो आप पढ़ ही लोगे क्योंकि राजस्थान आप फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ोगे तो वो आपको अलग से पढ़ना है। तो आप महेश बर्णवाल सर की जो एनसीईआरटी सार है वो ले लो, आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे और कोई दूसरी किताब शायद मेरे हिसाब से लेने की आवश्यकता नहीं है, छोटी किताब आती है वो वाली लेनी है। इसके बाद में दूसरा आपको सेकंड बुक हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया, इसमें महेश सर बर्णवाल की भी आती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेशन करूंगा नाथ पब्लिकेशन की पवन भंवरिया सर की किताब आती है, ये नाथ पब्लिकेशन से आती है, नाथ पब्लिकेशन से आती है, यही पढ़ लेना है ना, ये बस काम चल जाएगा आपका, बहुत अच्छी किताब है। पॉलिटी के लिए देखिएगा, पॉलिटी के लिए नाथ व कलाम में से आपको एक लेना है, नाथ व कलाम में से आपको क्या लेना है, एक पुस्तक लेनी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए देखो यहाँ पे 2-3 किताबें चलती हैं, एक हमारे चमन प्रकाशन की चलती है और चमन के अलावा मैं आपको बताऊंगा, चमन का हो गया है, एक और पब्लिकेशन आता है मुकेश पंचोली शायद आते हैं, मुकेश पंचोली सर का, बहुत अच्छी किताबें हैं दोनों की दोनों, ये आप ले सकते हो। फिलोसॉफी के लिए देखो भाई, मैं जो बात करूंगा इसमें फिलोसॉफी मैंने भी लिखी है और यहां से सिकवाल पब्लिकेशन से, बहुत अच्छी पुस्तक है। और सिकवाल सर के अलावा आप एक और चीज, एक और की ले सकते हैं, जैसे सिकवाल के अलावा आप कलाम की भी ले सकते हैं, ओके। सोशियोलॉजी सिकवाल, ये मैंने खुद ने लिखी है, ठीक है, और ये कलाम का ये लेना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल आपको कलाम का लेना है, इसके अलावा आपको कुछ किसी का नहीं लेना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओनली कलाम का लेना है। टीचिंग मेथड के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे टीचिंग मेथड देखो बहुत सारी किताबें निकलती है टीचिंग मेथड को लेकर के, तो अभी अगर रिसेंट में बात करें कि टीचिंग मेथड की अच्छी किताब कौन निकालता है, तो मैंने जहां पढ़ा और मैंने जहां सीखा, टीचिंग मेथड के लिए बेस्ट किताब 2 लोग निकालते हैं, 2 लोगों के नाम आपको यहां पे बता देता हूं टीचिंग मेथड के लिए। एक तो है शंकर चौधरी जी हैं जो हिंदी की निकालते हैं टीचिंग मेथड, और एक जो है वो क्या नाम है सोशियोलॉजी की निकालते हैं, यादव सर है, क्या नाम है, यादव जी हैं, भी नाम याद नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा यादव सर के नाम से आती है, ठीक है, अभी याद आ जाएगा तो बता दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पे टीचिंग मेथड की शंकर चौधरी सर की किताब आती है और एक यादव सर हैं, उनकी किताब को आपको लेना है। तो ये 2 किताबें, यानी कि आपको 8 बुक लेनी है और ये 1 बुक ही आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है। 1 बुक का मतलब ये हो जाएगा कि आपको इनका एक एक ही लेना है, ऐसा नहीं है कि आप चमन भी ले लो, मुकेश पंचोली भी ले लो, अलग अलग मत लेना, ये सब के सब आपको क्या लेने हैं, एक एक किताबें लेनी है। तो आप इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप इस फॉलो पैटर्न को अपनाते हैं, और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा, अगर आप इन किताबों को 2-2 3-3 बार अगर ढंग से पढ़ लेते हैं और इसको आप अंडरलाइन वाइज चलते हैं, तो मैं मानता हूं आप इन किताबों को आप पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, एक मोटी किताब ले आते हैं, जैसे आप पैनोरमा के ले आते हो, लक्ष्य के ले आते हो, थोड़ा सा बचना उनसे, थोड़ा सा इसलिए बचना क्योंकि आप वो किताब ले तो आते हो, लेकिन वो क्या होता है, आपको सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम देती है। क्यों इसमें नहीं देने का कारण मैं आपको बता देता हूं, ये मेरी राय है, आप ले आओ तो बहुत अच्छी बात है। इसमें यह होता है आप सिलेबस को जल्दी और टॉपिक वाइज
फ्री कर सकते हो। उसमें इतनी बड़ी किताब लेके बैठे रहते हैं, कभी पूरी होती नहीं है, उसका दोबारा राउंड ही नहीं आता है। ये छोटी किताब जल्दी जल्दी क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है, और फैक्चुअल किताबें हैं, ज्यादा थ्योरिटिकल बातें नहीं है, फैक्चुअल किताबें हैं। अब यहाँ इतनी सारा मैटर आप कलेक्ट कर लेते हैं, तो इतने सारे मैटर को आप कलेक्ट करने के बाद में आप सिलेक्शन के लिए जितना अंक मैंने अभी आपको बताया कि आप 300 में से 250 अंक आराम से ला सकते हैं। इन किताबों में से 300 में से 250 अंक आप आराम से ला सकते हैं। इसके बाद में आपको जो भी संस्था टेस्ट सीरीज जो करवा रहा है वो आपको पढ़ना है। जितने टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू पढ़ने हैं, कौन से वाले, टॉपिक वाइज, जितने आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू वो पढ़ने हैं। जितने कोई भी कोचिंग या कोई भी पब्लिकेशन जो मॉडल पेपर करवा रहा है उनको आपको हल करना है। जितने मॉडल पेपर आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जितने एमसीक्यू पढ़ेंगे बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो मैं मानता हूं अगर आप 1 ईयर का आप प्रोग्राम रखते हैं, देखो 1 ईयर लग जाएगा इस वैकेंसी को आने में, 2024 में एग्जाम कंडक्ट कराने में। मैं मानता हूं कि आपको 2024 में मिड में आपको ये सारी जानकारियां और सारी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि ये जो मेरा वीडियो है ये बच्चा आज ही नहीं देखेगा इसको, यानी कि इसको बाद में भी देखेगा, यानी कि 2024 में भी देखेगा, 2025 में भी देखेगा, 2026 में भी देखेगा। तो अभी इस नेक्स्ट एग्जाम की बात कर ले तो लगभग 10,000 पोस्टों पर अगली सेकंड ग्रेड आने वाली है, जिसमें से तकरीबन अगर बात करें हम तो हमारे 2000 से 3000 के बीच में एसएसटी की पोस्टें होंगी। सीधी सी बात है, 2000 से 3000 के बीच में एसएसटी की पोस्ट होंगी। ये कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा तो फिर इसके ऊपर डिपेंड करता है। और थोड़ा सा अब आपको ये और ध्यान रखना है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलें खुले हैं, तो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में टीचर है नहीं, तो जो चले गए उसके बाद में तो हिंदी माध्यम की स्कूलों में तो टीचर वैसे भी क्या हो गए, कम हो गए हैं। इसलिए आप लोग अभी से रणनीति बना के चले और 250 अंक का टारगेट रखेंगे। कौन से पेपर में, एसएसटी वाले में। अब मैं आपको केवल एसएसटी की बातें कर रहा हूं, आज फर्स्ट पेपर के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको। फर्स्ट पेपर के लिए आपको कोई भी एक कॉमन पेपर ले लेना, कोई भी कॉमन बुक ले लेनी है। कॉमन बुक का मतलब तो मैं आपको बता देता हूं, सीधा आप ज्यादा किसी को न लें, आप या तो पैनोरमा को ले लें या लक्ष्य को ले लें, बस दोनों को ले लें। आप फर्स्ट पेपर के लिए, ओनली फॉर फर्स्ट पेपर के लिए आपको क्या लेना है, केवल पैनोरमा और लक्ष्य वाला जो बड़ा गाइड है वो ले लेना है, जिसमें से कुछ बिंदु आपको वहां से मिल जाएंगे। कहां से, सेकंड पेपर से। जो बिंदु आपको वहां मिल रहे हैं तो यहां से दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल उन्हीं को पढ़ना है जहां आपने वहां पर नहीं पढ़े हैं। इसके लिए भी आपको जो भी टेस्ट सीरीज, जो भी टॉपिक वाइज, जितने एमसीक्यू, जितने मॉडल पेपर है वो पढ़ना है। अब इसके बाद में लास्ट और अंतिम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप पाठ्यक्रम को अगर आप फोन से पढ़ रहे हैं तो भैया उसको आप लिख लो। पाठ्यक्रम को कहां पर लिख लो, पेन से लिख लो। और आप जहां जिस रूम में पढ़ रहे हो, आप प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते हो तो लिख भी तो सकते हो ना हाथ से। और इसको कहां पर, जहां आप पढ़ते हो टेबल पे लगा लो। दूसरा, पाठ्यक्रम को आप शॉर्ट में कर लो। शॉर्ट का मतलब ये हो गया, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में आपको टारगेट रखो कि 1 डे में हमें जैसे क्या पढ़ लेना है, वैदिक काल पढ़ लेना है, तो वैदिक काल पढ़ो, फ्री करो, ठीक है। इस प्रकार से बनाना, ऐसे नहीं कि पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ दिया। टॉपिक वाइज बांट लो, भाई हमने हिस्ट्री को इतने दिन में फ्री करना है कि 15 दिन में हमें हिस्ट्री कंप्लीट कर लेना है, इस प्रकार से पढ़ना है। और फिर अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स, और हैंड रिटन नोट्स में केवल और केवल वे बिंदु लिखने हैं जो आपको कतई नहीं आते हैं। जो आपको आ रहा है उसको लिखने की तो आवश्यकता कहां पर है। मनोबल आपका यही रहना चाहिए कि हमारे को नोट्स में केवल वो बिंदु लिखने हैं। और इसमें आप लोग क्या करते हो, अच्छे नोट्स बनाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पेज लेते हो, अच्छी अच्छी राइटिंग लिखते हो। दोस्तों, आपके नोट्स किसी दूसरे के काम के नहीं है, वो आपने लिखे तो आप ही को समझ में आएंगे। तो आपकी चालू राइटिंग में बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितने सुंदर लिखते हैं। एक पूरे पेज में पूरा पेज, यहां पूरा पेज भर जाना चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक पूरी लाइनें भर जानी चाहिए और वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी जानकारियां मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, बुकों के नाम भी मैंने आपको बताए हैं। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल क्लास को क्या करेंगे, लाइक करेंगे। और अपना चैनल जिसका नाम मैंने रखा है, ये नाम मैंने मेरे खुद के नाम से ही रखा है, बागड़ी सर RES, ठीक है। तो आपको अपना चैनल भी इसको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और कोई बड़ी इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है GK बाई जितेंद्र बागड़ी, तो ये वाला आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां एग्जाम तक बहुत अच्छे
और फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं बड़ी बड़ी संस्थाओं में जयपुर में, ठीक है। तो मेरी बुक्स भी आती हैं, तो मैं ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा लेता हूं। ज्योग्राफी से मेरा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन ज्योग्राफी के अलावा मुझे आर्ट्स विषय के लगभग 4-5 सब्जेक्टों का अदर नॉलेज है, तो बहुत अच्छा है, वो आप लोगों के काम आ जाएगा। एग्जाम से पहले हम फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, ये मेरे लगभग 20 से 25 घंटे में पूरा करवा देता हूं मैं। 25 क्लासों में आपकी सोशियोलॉजी, 25 क्लासों में आपकी सोशियोलॉजी। थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन मैं जब आ गया ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तो मुझे विश्वास है कि मैं आप लोगों का यहाँ पर भी बहुत अच्छा सहयोग करूंगा। तो आपको शायद ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग जो आप बैच खरीदते हो, शायद आपको आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठ करके यूट्यूब पर ये सारी क्लासें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं आपको इतना सा थोड़ा सा मैं आपको क्या कर देता हूं, इस बात का एहसास दिला देता हूं कि आप लोग खुद भी सिलेक्शन ले सकते हैं, सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर भी कार्य करना स्टार्ट करूंगा जल्दी। अभी मैं एक बार ज्योग्राफी का सिलेबस जो है उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं फर्स्ट ग्रेड के लिए, और मुझे समय मिला तो सेकंड ग्रेड के लिए अवश्य आप लोगों के लिए जरूर आऊंगा। ठीक है विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। कैसी रही वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।